दूसरे तरफ है वो दिल्ली में बैठे हुए दो बड़े संतरे नारंगी कि जो चाहते हैं कि पूरी देश की इकोनॉमी हम लूट ले और दो गुजरातियों के कब्जे में चली जाए, वो दो गुजरातियों को बांट दे। ये जो द्वंद्व चल रहा है, आरएसएस का द्वंद्व, उसका प्रतिफल है महाराष्ट्र की जो रिशफल और ये महाराष्ट्र की इंस्टेबिलिटी हुई है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और आज हम बात करेंगे अविनाश काकड़े जी से, जो नागपुर से हैं और किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं। कई इश्यूज हैं। एक तो खास तौर पर यह कि जम्मू से एक ऐसा शख्स गिरफ्तार हुआ है जिसका ताल्लुक लश्कर तैयबा से भी बताया जा रहा है और साथ साथ बीजेपी के आईटी सेल से भी बताया जा रहा है। इस पर हम बात करेंगे कि आखिर बीजेपी और लश्कर तैयबा का क्या रिश्ता है, इसको हम समझेंगे। इसके अलावा और भी इससे पहले कई वाकयात ऐसे हो चुके हैं जिसमें इस तरह के नाम आ चुके हैं और क्या कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है और उदयपुर के वाकये में क्या कुछ है, इसमें भी कहीं ऐसा बताया जा रहा है कि जो एक्यूज पकड़े गए हैं उनके भी ताल्लुक कहीं ना कहीं बीजेपी से, बीजेपी के जो मुसलमानों की राष्ट्रीय मंच है उससे और कई बड़े नेताओं के साथ एक्यूज के फोटोग्राफ वायरल हो रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में क्या कुछ हो रहा है, बीजेपी और शिवसेना के जो नाराज विधायक हैं जो शिंदे जी के साथ गए हुए हैं, एकनाथ शिंदे, वो क्या कुछ है, आगे क्या होगा, ये समझने के लिए हम अविनाश काकड़े जी के पास सीधे चलते हैं। अविनाश जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि ये जो जम्मू में गिरफ्तारी हुई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ है? चूंकि हमसे पहले भी आप कई बार कुछ बातें ऐसी कहते रहे, इसलिए मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। मैं शुरुआत करूंगा, एक स्टेटमेंट आया हैदराबाद से। आदरणीय मोदी जी हैदराबाद के इस पे है, दौरे पर है और उन्होंने कहा वहां मुस्लिमों को भी पैड बनाएंगी भाजपा, मुस्लिमों में भी पैड बनाएगी। तो पैड तो उन्होंने बना लिए हैं। पैड उन्होंने जो ग्रेनाइड पकड़ते हैं, ग्रेनाइड लेते, तालिब हुसैन तक भी बना लिया, कौस मोहम्मद और रियाज तक बना लिया, ये सब तक पैड तो बना लिया। क्योंकि आपको पता है कि संगी मुसंगी भाई भाई है। जो भी कट्टरपंथी होगा वो अपने भाई भाई ही रहेगा, दूसरा कुछ हो नहीं सकता। ये जो झंझट शुरू हुई थी नुपुर शर्मा और तस्लीम रहमानी से शुरू हुई थी। तस्लीम रहमानी ने जो कुछ बोला था उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप नुपुर शर्मा ने बोला था और उसका पूरा देश में विदेश में बवाल हुआ। अब इसके बारे में एडवोकेट रिजवान अहमद क्या कहते हैं और पाकिस्तानी मौलाना इंजीनियर मोहम्मद क्या कहते हैं, मोहम्मद अली, वो कहते हैं कि कुरान में किसी दूसरे धर्म के नबी पर, दूसरे धर्म के पैगंबर पर या दूसरे धर्म के किसी आराध्य पर कमेंट्स करना निषिद्ध है। क्योंकि आप उन पे कमेंट्स करोगे तो आप पे कमेंट्स करेंगे। मुझे ये समझ में नहीं आया कि नुपुर शर्मा को हम दोषी मानते हैं, पूरा हिंदू समाज दोषी मानता है, मगर तस्लीम रहमानी को क्या आप दोषी मानते हो? क्या तस्लीम रहमानी के विरोध में आपने कुछ किया? ये एक तरफा नहीं चल सकता है, कुछ भी बात एक तरफा नहीं चल सकती। मतलब विवाद अगर हो रहा है तो दोनों पक्षों को हमको समझना पड़ेगा और दोनों पक्षों को बिना समझे कोई भी विवाद को आप शांत नहीं कर सकते, ना विवाद के न्याय भूमिका में पहुंच सकते हैं, न्याय नहीं कर सकते। रही बात, आपने बोला कि जो बीजेपी के सोशल मीडिया इंचार्ज है तालिब हुसैन साहब, जिनके पास से AK-47 मिली, ग्रेनेड्स मिले और अन्य हथियार मिले, ये तो हमारा शौक है। कर्नल पुरोहित से लेके जो है हमारी अभी सांसद महोदया, जिनको माफ नहीं करेंगे मोदी जी, वो सारे बैठे हुए हैं। ये सैयब है, कोतवाल, उसके बाद में कितने वहां के जो वकील है, सरकारी वकीलों ने ये कहा कि सरकार बोल रही है इसमें स्लो डाउन कीजिए, सरकार बोल रही है ये काम मत कीजिए, सरकार बोल रही है ऐसा मत रखिए, और उसके बाद वो सांसद बन गए। नुपुर शर्मा भी सांसद बन जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगेगा, क्योंकि आपने इतनी पब्लिसिटी उसको दी दी, इंटरनेशनल फेम है वो आज।
ये पब्लिसिटी देने के पहले एक बार सोचना था कि तस्लीम रहमानी साहब ने जो कुछ बोला है उसके ऊपर भी प्रतिक्रिया देते। अगर वो प्रतिक्रिया देते तो इस तरह की जो परिस्थिति ये हुई है, उत्पन्न हुई है, वो परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती। दूसरा, अब गौस मोहम्मद और रियाज के बारे में हम देखते हैं कि जो गुलाबचंद कटारिया जी के साथ में उनकी कई तस्वीरें वायरल हो रही है, जिन्होंने कन्हैया लाल को मारा था, कन्हैया लाल का गर्दन साफ किया था। अब वो गर्दन साफ करना, क्या बोलते हैं, धड़ से सर अलग वगैरह वगैरह नारे जो लगते हैं, वो नारे तो है ही उसके पीछे, मगर वो नारे भी है कि जिसमें मुल्ले काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे, ये कहने वालों के भी नारे हैं। मगर ये दोनों एक है। देश को समझना पड़ेगा कि ये दोनों लोग एक से है, इनमें कोई फर्क नहीं है, इनमें किसी तरह का कोई फर्क आपको नहीं करना पड़ेगा, जब भी आप उनके ऊपर प्रहार कर सकते हो और ये कट्टरपंथियों को शांत कर सकते हो। गौस मोहम्मद और रियाज के केस में ये अल्पसंख्यक सेल के है और उनपे बीजेपी क्या बोल रही है कि पाकिस्तान के सुलेमान ने ये कुछ षड्यंत्र रच के हमारे अंदर भेज दिया उनको। ऐसे कितने भेजे हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? एनआईए और ईडी किसके पीछे लगाते हो? उसके पीछे क्यों नहीं लगाते? अपनी पार्टी के पीछे लगाओ ना, कि कितने सारे पाकिस्तानी एजेंट आपके पार्टी में बैठे हुए हैं। जब घटना हो जाती उसके बाद में ये स्टेटमेंट देके क्लीन चिट नहीं मिल सकती भाजपा को। आप अगर खुद को राष्ट्रवादी कहते हो तो आतंकवादियों के साथ में, पाकिस्तानी और चाइनीज एजेंटों के साथ में आप कैसे जी सकते हो? और जितने एजेंट मिलते हैं वो आपसे संलग्न क्यों मिलते हैं, आपसे संबंधित क्यों मिलते हैं? इसके भी चिंतन होना चाहिए, ये चिंतन नहीं करते। उसके आगे की बात देखिए कि कन्हैया लाल टेलर को जिसने मारा था उसको मुसलमान डिक्लेयर तो कर ही दिया, उसके साथ में सरकारी अधिकारी है स्वप्निल खरे जी, मेरे ख्याल से ये पंडित जी है, ये जिला विकास अधिकारी है बनासकाठा के। इन्होंने वाघासन ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत डिसॉल्व है, वहां एक फरमान निकाल लिया कि फेरी वाले अगर मुसलमान से किसी ने खरीदी किया गांव में तो 5,100 रुपए उसके ऊपर फाइन दर्ज किया जाएगा। सरकारी अधिकारी ऐसे फरमान निकाल सकता है? देश में चल क्या रहा है? ये सवाल है और ये सवाल दोनों पक्षों को पूछने की जरूरत है, जो तस्लीम रहमानी का पक्ष है और नुपुर शर्मा जी का पक्ष है। और आप देखिए नुपुर शर्मा, अभी कल के डिस्कशन में मैंने एक बीजेपी का प्रवक्ता बहुत जोर जोर से मेरे साथ बात कर रहा था, तो मैं बोला आप फ्रिंज एलिमेंट हो, आप भाई आपको डिसऑनर करती है आपकी पार्टी, जितने बीजेपी के, और सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसऑनर किया है कि आपको पार्टी का प्रवक्ता पद मिल गया, मतलब आप कोई देश के कर्णधार नहीं हुए और रहनुमा नहीं हुए। आपको इस तरीके से भाषा करने की और बात करने की कोई आजादी नहीं हो सकती। मगर उस जजमेंट में उन्होंने रिटर्न में कुछ नहीं लिखा, मुंह से तो खूब बक दिया। तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि 100 बक्का और 1 लिखा, लिखे की ज्यादा ये होती है। उन्होंने बोलते वक्त बोल के अपने को क्लीन चिट ले लिया जुडिशियली सिस्टम को। लिखा क्यों नहीं? लिखा इसलिए नहीं है कि जुडिशियली सिस्टम भी किसी हद तक, और बहुत सारे जुडिशियली के निर्णय किसी हद तक भाजपा का या संघ की सरकार का सपोर्ट कर रही है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी अगर ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी अगर ये हो जाए, धर्म के नाम से बढ़ जाए या इस तरीके से बात करने लग जाए, तो आप ये समझो कि बहुत बड़े विरोध की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को रास्ते पर आके इसका विद्रोह करने की, जैसे अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेज जज भी थोड़ी सी शर्म रखते थे। उनके वाइसराय ने अपने यहाँ लिख के भेजा था उनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को, कि इन लोगों का न्यायिक चरित्र नहीं है, न्यायिक पदों पर इनको नहीं बिठाना चाहिए। ये जो लिख के भेजा था, उसका समय आ गया है देखने का। जो समाज है, बाकी समाज जो है, उस समाज ने ये देखना चाहिए कि किन पदों पर कौन लोग बैठे हैं और उनका चरित्र क्या है, ये देखने की जरूरत है, और ये देखने का समय अभी आ गया है। अच्छा, अभी तस्लीम रहमानी के बारे में जो आपने कहा, क्योंकि मैंने उस वाकये के बाद में उनसे बात की थी, और तस्लीम रहमानी का कहना है कि मैं तो ऐसी बदतमीज औरत के सामने रुका भी नहीं और मैं वहां से हट गया और मैं उसका हिस्सा नहीं हूं। फिर उसके बाद में एफआईआर में भी उनका नाम नहीं आया, जो एफआईआर हुई। मैं उनकी तरफ से कोई सफाई नहीं दे रहा, लेकिन आप कुछ खास अगर बता सकें कि तस्लीम रहमानी ने क्या कहा था, तो मैं समझता हूं लोगों को याद आ जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपके वो जो निनाबुद्दीन में जो इकट्ठा हुए थे कोरोना के वक्त, और उस जिसको बोला था कि इस्लामी कोरोना है, इस्लामी जिहाद है कोरोना का, वो उसके ऊपर केस का क्या हुआ? ये तस्लीम रहमानी अगर इस तरीके की बात करते कि एक बार आग लगा दी और निकल लिए वहां से,
उनके ऊपर एफआईआर नहीं होगी। मैं तो बोल रहा हूं कि एफआईआर नहीं होगी। आपने किसी कट्टरपंथी पर एफआईआर होते देखा? यानी तकरीबन आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर नहीं होती, इसी तरह से हाँ, इनके खिलाफ भी नहीं होगी। उनके खिलाफ भी नहीं होगी। ऐसे कई है हमारे यहाँ नफरती चिंटू दौड़ रहे हैं जिनके खिलाफ एफआईआर नहीं होती, कोई एक्शन नहीं होता और पुलिस भी एक्शन नहीं करती। तुमने आग लगा दी है। जब जब कुरान शरीफ में लिखा है कि आप दूसरे के धर्मों पर टिप्पणी मत करो, अगर दूसरा की टिप्पणी करता है तो ये बेअदबी है। यानी अल्लाह की भी बेअदबी है, कुरान बिल्कुल, की भी बेअदबी है। बहुत तो ये साफ किया बहुत कैसे? बहुत साफ लिखा है कि दूसरे के खुदाओं को बुरा मत कहो, नहीं तो वो आपके खुदा को बुरा कहेंगे। वो बहरहाल म्यूचुअल रेस्पेक्ट, दूसरे मजहबों का इज्जत, वो बहुत जरूरी है और मैं तो समझता हूँ सभी धर्मों में। आपने अगर टिप्पणी किया और उस पर अगर नुपुर शर्मा ने किया तो दोनों के ऊपर एफआईआर होना चाहिए था। इनको बिल्कुल। क्लीन चिट कैसी? अब वो कुछ भी स्पष्टीकरण दे, उनको पूछिए कि आपने ऐसी टिप्पणी की थी कि नहीं की थी, रिकॉर्डेड है। और वो टिप्पणी करने के बाद उसने जब टिप्पणी की तो आप उठ के बाहर हो गए। ये क्या मतलब हुआ? ये तो वही बात हुआ ना कि अमित शाह जी की पुलिस ने समर्थन किया, पहले उनको परमिशन दिया तबलीगी जमात को, तबलीगी वहां ये करने की, और बाद में उसको प्रचारित करके हिंदू मुसलमान करवा दिया। यही बात है ना। ये दोनों बिल्कुल। बातों को मैं एक पलटे में रखता हूँ। जी जी जी। अच्छा, आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो कुछ कहा, उसमें अभी नुपुर शर्मा के सिलसिले में जो ऑब्जर्वेशंस अदालत में आई थी, उसके खिलाफ एक पिटीशन गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम किसी पार्टी के दबाव में काम नहीं कर सकते, हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जवाबदेह हैं। तो क्या आप उनके इस बयान से सेटिस्फाइड नहीं है, मुतमईन नहीं है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अगर जवाबदेह होते तो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए 15 दिन और नई सरकार के लिए 3 दिन नहीं होता। इसके बारे में जब आगे की बात करोगे आप महाराष्ट्र पे, मैं पूरा क्लियर बता दूंगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अर्नब गोस्वामी को रात में 8 बजे केस दर्ज करके और दूसरे दिन बेल आउट हो जाती है, ये नहीं होता। वो दिखाना पड़ेगा, आपको करेज दिखाना पड़ेगा। वो करेज नहीं दिखाते। आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो अभी सांसद बने हुए, राज्य राष्ट्रपति नॉमिनी सांसद, वो बोलते वहां तो न्याय मिलता ही नहीं। तो इन्होंने इतने दिन वहां क्या किया था? इतने दिन वहां सुप्रीम कोर्ट में बैठ के कर क्या रहे थे ये सब लोग? और सुप्रीम कोर्ट में बैठते क्यों हैं? इसलिए बैठते हैं कि बाहर जाके ये बोले कि सुप्रीम कोर्ट नालायक है, हमारी जुडिशियली सिस्टम नालायक है। ये अगर बोलते हैं तो इनका पहले तो पेंशन बंद होना चाहिए, सारे प्रिविलेज बंद होना चाहिए कि इन्होंने देश के साथ में ठगी की है, और ये ठगी के केस होने चाहिए इन लोगों पर। ये बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में जो बात आपने कही, वो बहरहाल पूरे देश को इस पर गौर करने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक इशू होता है जिससे लोग डर जाते हैं कुछ भी बोलते हुए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट व्यक्तिगत जज पे टिप्पणी करने से होता है, जजमेंट पर टिप्पणी करने से नहीं होता। ये क्लियर है। मैं जजमेंट पर कर रहा हूँ। वो जो जजमेंट उन्होंने दिया है, जिस तरीके से जजमेंट की बात करते हैं, भैया आप मुंह से सब 50 बातें 100 बातें बोल दो, लिखे क्यों नहीं? लिखना चाहिए था ना, वो लिखा नहीं आपने। अच्छा अच्छा, अभी महाराष्ट्र में क्या कुछ हो रहा है? महाराष्ट्र में असेंबली के स्पीकर का इलेक्शन हो गया है और उस पर बड़ी खुशी है शिंदे जी के खेमे में। क्या कुछ है, आगे क्या होने वाला है? चूंकि उद्धव ठाकरे का भी बयान आया कि इनका शिवसेना से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या कुछ है, आप क्या कैसे देखते हैं? आप चूंकि महाराष्ट्र में हैं और चीजों को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, आप बताइए कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स अब आगे किस तरह से चलेगी? क्या बीजेपी और ये बीजेपी वाली शिवसेना, इनका क्या गठजोड़ चलेगा या कहीं कुछ गड़बड़ होने के हालात लग रहे हैं? क्या कुछ है? देखो, पहले तो मैं वो जो चुनाव हो रहे, जो कुछ हो रहा है विधानसभा में, उसके बारे में कुछ बोलना चाहूंगा। एक नाबम रिबिया केस है जो पहले बोलता है, जो उस केस में डिसीजन है कि डिस्क्वालिफिकेशन पहले डिसाइड होना चाहिए, बाद में अविश्वास प्रस्ताव मोशन होगा, मूवमेंट होगी उसकी। क्योंकि नहीं तो कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन वाला आदमी बोलेगा कि मैं पहले विधानसभा अध्यक्ष पे, उपाध्यक्ष पे ये इसका नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता हूं, तो फिर किसी का डिस्क्वालिफिकेशन तो ग्राह्य ही नहीं होगा, किसी का डिस्क्वालिफिकेशन मान्य ही नहीं होगा, क्योंकि खुद अध्यक्ष उसमें विवाद में आ जाएगा। तो उनमें क्लियर मैंडेट है कि पहले हमको डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड करना चाहिए। अब इसमें क्या हुआ कि नरहरी झिरवाल को ये अधिकार था
कानूनन उनके पास में अधिकार दिया गया था कि डिस्क्वालिफिकेशन करे और डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय वो ले। उस निर्णय को ना लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको 11 दिन का, जो 11 तारीख तक का समय दे दिया। अब इस बिटवीन हमारे गवर्नर साहब जो खाकी पैंट धोती के नीचे पहने हुए ही बैठे वहां, उन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक सेशन बुला लिया। अब सेशन बुलाने का अधिकार उनको है, 174 के अंतर्गत वो सेशन बुला सकते हैं। गवर्नर को अधिकार है कि धारा 174 के अनुसार बुला सकते हैं, मगर वो 163 ये बोलता है कि मंत्रिमंडल के सलाह से बुला सकते हैं। विरोधी पक्ष नेता ने एक लेटर भेजा भी नहीं और गवर्नर ने उसका जो लेटर तैयार करके रख दिया कि भैया ये लेटर आने वाला है और मैं ये सेशन बुलाने वाला हूं। तो ये जो कोर्ट की और कानून की ग्रे एरिया है, उसका दुरुपयोग ये सरकारें कर रही है। इसी ग्रे एरिया से ये सब के सब क्लीन चिट अपने लिए लेते हैं और इस तरीके से सरकार चला रहे। मगर 163(1) मतलब 163(1) इसमें ब्रैकेट में एक जो कलम है, उसमें पहले बोलते हैं कि फ्लोर टेस्ट होनी चाहिए। अब फ्लोर टेस्ट होने के पहले राहुल नार्वेकर को अध्यक्ष कैसे बना दिया? और आपको झिरवाल को निकालने के लिए, उसके पावर छीनने के लिए आपको 14 दिन की नोटिस देना चाहिए। कब नोटिस दिया आपने? किस तरीके से नोटिस दिया? भाई ये सारी की सारी $467 बिलियन की लड़ाई है। हमारी केंद्र सरकार ये चाहती है कि सारा देश उनके कंट्रोल में रहे और चारों मेट्रोपॉलिटन सिटी दुर्भाग्य से उनके कंट्रोल में नहीं है। चेन्नई नहीं है, कलकत्ता नहीं है, दिल्ली नहीं है और मुंबई नहीं है। ये $210 बिलियन की इकोनॉमी दिल्ली की है, $150 बिलियन की इकोनॉमी कलकत्ता की है, तो $267 बिलियन की इकोनॉमी जो है वो चेन्नई की है। मगर महाराष्ट्र की इकोनॉमी है $467 बिलियन। ये इकोनॉमी का झगड़ा है। और ये आपको पता होगा कि दो गुजरातियों के लिए देश लुटा रहे, पूरा देश जितना कुछ है उनके कब्जे में चले जाए, इसलिए लड़ाई चल रही है। तो इतनी बड़ी मुंबई, इतने बड़े मुंबई की इकोनॉमी उनके कब्जे में ना हो और वो कब्जा उनको हासिल करना था। एक तरफ है हमारे नागपुर के नारंगी जो ये चाहते हैं कि यहाँ कट्टरता फैल जाए, दूसरे तरफ है वो दिल्ली में बैठे हुए दो बड़े संतरे नारंगी कि जो चाहते हैं कि पूरी देश की इकोनॉमी हम लूट ले और दो गुजरातियों के कब्जे में चली जाए, वो दो गुजरातियों को बांट दे। ये जो द्वंद्व चल रहा है, आरएसएस का द्वंद्व, उसका प्रतिफल है महाराष्ट्र के जो रिशफल और महाराष्ट्र की इंस्टेबिलिटी हुई है। और यहाँ रिशफल और इंस्टेबिलिटी करने के लिए ईडी का दुरुपयोग किया गया। 18-20 एमएलए को ईडी का नोटिस है और 12 एमएलए को इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि बहुत गरीबी से बहुत मेहनत करके, मैं ये बार बार बोलता हूं कि बहुत मेहनत किया इन लोगों ने। जैसे हमारे जो प्रताप सरनाइक जी है या हमारे एकनाथ शिंदे जी है ना, इतनी मेहनत किया, पत्थर फोड़े इन्होंने और करोड़ों में संपत्ति इकट्ठा कर लिए। तो वो करोड़ों की मेहनत की संपत्ति बचाने के लिए ये ईडी को सरेंडर हो गए और महाराष्ट्र में ईडी की सरकार बन गई। ईडी मतलब एकनाथ और डी मतलब देवेंद्र फडणवीस। ये ईडी की सरकार है। ईडी ने ईडी के लिए ईडी की सरकार बना दी। ये लोकतंत्र की सरकार नहीं है, ईडी की सरकार है और ईडी के लिए बनी हुई सरकार है। और इसमें देख लीजिए कैसा दुरुपयोग हो रहा है एकनाथ शिंदे जी का कि आय बराबर मराठी व्यक्ति का जो पहला इशू था आरे का जंगल बचाने का, उसके विरोध में जजमेंट उनके हाथ से कर दिया। अब बीजेपी बोलने के लिए मुक्त हो गई कि भाई हमने थोड़ी किया, ये तो उन लोगों ने किया बीजेपी के। तो आपको एक बात बता देता हूं, एक भाजपा सेना है और दूसरी शिवसेना है। लड़ाई ये दोनों के बीच में हो रही है और इसका फायदा बीजेपी सोचती है कि हमें मिल जाएगा, क्योंकि दो सेनाओं के बीच में लड़ाई होगी तो कपड़े कौन संभाल रहा है? तो कपड़े अमित शाह संभाल रहे दोनों के। ये फडणवीस भी इंस्ट्रूमेंट है, फडणवीस भी इंस्ट्रूमेंट है। उनके लोग बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुआ है, ब्राह्मण होने की वजह से उसे सीएम नहीं बनाया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब वो सीएम बना था, जब ब्राह्मण था या दलित था? जब मनोहर जोशी सीएम बने थे, वो ब्राह्मण थे या दलित थे? जिस महाराष्ट्र में जाति के, धर्म के, भाषा के नाम से कोई विवाद नहीं होता, ये विवाद करने वाले ये सब लोग हैं।
ये पूरी की पूरी अब और एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया है एकनाथ शिंदे जी ने, हिंदुत्व को बचाने के लिए हमने ये किया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि पहली बार जब आप मंत्री बने थे उनके फडणवीस सरकार में, तो आपने कैबिनेट में ये दिया था, रिजाइन दिया था और बोला था कि इस सरकार के साथ में हम नहीं रह सकते क्योंकि हमारे आइडियोलॉजी के खिलाफ है। फडणवीस के इसमें दिया था। अब अचानक फडणवीस कैसे आपके इसमें हो गए? तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि हमारे यहाँ दो तरह के हिंदुत्व चल रहे हैं। एक हिंदुत्व है गोलवलकर गुरुजी का, जो फडणवीस और पेशवे उसको रन करते हैं, पेशवा वाली संस्कृति उसको रन करती है। और दूसरा हिंदुत्व हमारे यहाँ है छत्रपति शिवाजी महाराज, फुले जी, साहू महाराज, आंबेडकर साहब, इनका प्रबोधनकार ठाकरे जी, बाला साहब और आनंदराव दिघे का हिंदुत्व है, जो जनता में भगवान देखते थे, जो चराचर में भगवान देखते थे, सब जगह भगवान देखते थे, अच्छे व्यक्तियों में भगवान देखते थे। ऐसी एक संस्कृति है। और एक संस्कृति दूसरी है जिनको वेद, यज्ञ और वर्ण व्यवस्था में ही हिंदुत्व दिखाई देता है। तो इस देश का बहुसंख्यक हिंदू वेदों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, यज्ञों में विश्वास नहीं रखता था और वर्ण व्यवस्था वो मानता नहीं है। वो हिंदू के लिए मैं बताना चाह रहा हूं कि ये हिंदुत्व इनका जो है वो धंधे वाला हिंदुत्व है, ये राजनीतिक हिंदुत्व है। और धंधे वाले और राजनीतिक हिंदुत्व से आपको संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके पीछे की मंशा जो होती है वो हिंदू धर्म बचाने की नहीं होती है। क्योंकि हिंदू धर्म 600-700 साल मुगलों ने, 200 साल अंग्रेजों ने और 60 साल कांग्रेस ने करने के बाद भी बाल बाका नहीं हुआ जिस हिंदू धर्म का। ये 8 साल में हिंदू धर्म खतरे में कैसे आया? वो इसलिए आया कि इनके धंधा खतरे में आ गया, भाजपाइयों का राजनीति खतरे में आई, इसलिए हिंदू धर्म खतरे में आया। अविनाश काकड़ा जी, ये बताइए, आपने कहा कि ये बीजेपी वाले लोग जो हैं वो पूरे देश के चारों बड़े जो शहर हैं उन पर कब्जा करना चाहते हैं, पूरे देश की इकोनॉमी को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। अभी कल ही बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव में अमित शाह जी ने जो बयान दिया है उसमें बहुत खुल करके कहा है कि 30-40 साल बीजेपी कहीं जाने वाली नहीं है, और जो बाकी स्टेट्स हैं जिसमें वेस्ट बंगाल और केरल और उड़ीसा और कई राज्यों का नाम लिया, उसमें भी हम अपनी सरकार बनाने की तैयारी में हैं। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ है? देखिए, एक तरफ मुसलसल नफरत की राजनीति, दूसरी तरफ बीजेपी से इतने बड़े पैमाने पर नफरत जो हमने देखी फरवरी इलेक्शन से पहले 4 स्टेट्स में, वो सब होने के बावजूद ये बीजेपी के लीडर्स कैसे इस यकीन के साथ जी रहे हैं कि हम सभी राज्यों पर कब्जा कर लेंगे? क्या कुछ है, आप कैसे देख रहे हैं? उसका कारण है कि जो नफरती लोग हैं वो 24 घंटे काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम पे लगे हुए हैं। और जो इनको विरोध करने वाले लोग हैं वो नहीं कर रहे विरोध, उस तरीके से नहीं कर रहे, क्योंकि विरोध करने वाले सभी के सभी इनके ऊपर इंक्वायरियां चल रही है। चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो कहीं का भी आदमी हो, उसके ऊपर उत्तर प्रदेश हो, सबके ऊपर इंक्वायरियां चल रही है। और ये इंक्वायरियों से डरा रहे, ये सबको डरा रहे। जो लोग चोरी में शामिल होंगे, जो लोग लूट में शामिल होंगे या शामिल किया गया होगा, मैं ये नहीं बोलता कि ये सारे लुटेरे हैं, उनको शामिल किया गया होगा, किसी भी तरीके से उनका नाम लाया होगा घसीट के। जैसे आपने देखा होगा कि जगन्नाथ मिश्रा जी को क्लीन चिट मिल गई उसी केस में, और उसी केस में लालू जी सजा भुगत रहे। वो अपराध था नहीं था, कौन ढूंढेगा, कौन सोचेगा, कौन करेगा? कोर्ट भी उनके, पुलिस भी उनकी, सरकार भी उनकी। तो ये इस तरीके से जो चल रहा है उसके बारे में एक बार सोचना पड़ेगा जनता को। आपने जो प्रश्न किया था कि इसमें कैसे लोग विरोध करेंगे या कैसे लोग आगे आएंगे, पार्टी है तो ऐसी दबी हुई है। तो मैं बोल रहा हूं आपको कि बाबा साहब आंबेडकर हो या गांधी जी हो, उन्होंने बोला था कि ये देश पार्टी तंत्र में दब जाएगा, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। तो पार्टी से बढ़कर भी कुछ चीज है, पार्टी से बढ़कर जनता है, पार्टी से बढ़कर हम लोग हैं सब। इस पार्टी से बढ़कर भी हमारा संविधान और हमारा वजूद है, उसके साथ लड़ना पड़ेगा। लाइट माइंडेड लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, क्योंकि आप देख लीजिए क्या हो रहा है। अरविंद सुब्रमण्यम नाम के जो इकोनॉमिकली एडवाइजर थे प्राइम मिनिस्टर के, वो बोल रहे रिजर्व बैंक डूब रही है। हमने देखा है कि 13-14 बैंकों का विलीनीकरण हुआ, उसमें से 2-4-5 बैंकें बनी और सारी की सारी लॉस में चली गई, सारी लॉस में है। पिछले साल का हम उसका डाटा निकाल के देखें तो सारी बैंकें लॉस में है। तो लॉस के लिए मर्जर किया क्या? किस बात के लिए मर्जर किया? अगर ये बैंक, अभी रेजोल्यूशन जो हुआ है कि 51% से ज्यादा शेयर बेच सकते हैं आप,
पहले 51% तक गवर्नमेंट के पास रहते थे बैंकों के शेयर, बाद में बेचे जाते थे। इन्होंने 100% बेचने का रेजोल्यूशन ले लिया। अब ये 100% बैंक किसी के हाथ में चली जाएगी तो पैसा तो हम लोगों का रहेगा, कॉमन मैन का पैसा रहेगा, और लुटेरे कोई और लाएंगे। तो ये लुटेरों के लिए जो सुविधा होगी, जो आसानी की व्यवस्था होगी, वो करने का ये काम चालू है। और ये किसके आड़ में शुरू है? हिंदुत्व के आड़ में शुरू है। हिंदुत्व कौन सा? तो एक हिंदुत्व मैंने बता दिया आपको कि जो गोलवलकर गुरुजी वाला है, फडणवीस वाला है और पेशवाई वाला है, जो हिंदुत्व यज्ञ, वर्ण और वेद के साथ में चलता है। तो हमको तो वेद पढ़ने का कोई सरूर नहीं था, संस्कृत हमारी भाषा नहीं थी, तो हम पढ़ते नहीं थे उसको। यज्ञ, हम संस्कृति हम करते नहीं थे। आपने देखा होगा कि जो लड़ाई चली है राम के वक्त में या कृष्ण के वक्त में, जो लड़ाई चली है, वो एक व्यक्ति, एक समूह बोलता था कि हम यज्ञ करेंगे और उसके 12 किलोमीटर की सारी जमीन हमारी हो जाएगी। दूसरा समूह बोलता था जमीन हमारी है, ये यज्ञ वाली संस्कृति कहां से लाए? जिस यज्ञ में नरमेघ यज्ञ भी होता था, अश्वमेघ यज्ञ भी होता था, गौमेघ यज्ञ भी होता था, सब जानवर कटते थे, आदमी भी कटते थे। वो संस्कृति मानने वाला एक जो क्लास है, वो गोलवलकर गुरुजी का क्लास है, वो फडणवीस का क्लास है, वो पेशवाओं का क्लास है। और 33 करोड़ भगवान मानने वाला का जो क्लास है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का क्लास है, जो साहू महाराज का, फुले महाराज का, बाबा साहब आम्बेडकर जी का जो क्लास है, जिन्होंने ईद वेद संस्कृति वालों ने जिनको सबको प्रताड़ित किया, सबको दुख दिया, आज भी वो संस्कृति हमको दुख देना चाहती है और नाम लेती है हिंदुत्व का। तो मैं सिंधे साहब से भी बोला कि ये ईडी की जो सरकार है, एकनाथ और देवेंद्र वाली जो सरकार है, वो सरकार को आपको समझाना पड़ेगा कि आपका हिंदुत्व कौन सा है। आनंद दिघे वाला हिंदुत्व है, बाला साहब ठाकरे वाला हिंदुत्व है, प्रबोधनकार ठाकरे वाला हिंदुत्व है, हमारे शिवाजी महाराज वाला हिंदुत्व है, हमारे जो भी हमारे जो 33 करोड़ भगवान हैं, नेचर पूजा करते हैं, कुत्ते बिल्ली से लेके सबको भगवान मानते हैं और सर्वभूति परमेश्वर मानते हैं, वो हिंदुत्व है। जो हमारे हिंदुत्व का पसायदान है कि आता विश्वात्मके देवे, हम विश्व के भगवान को आह्वान कर रहे हैं कि एने विश्वात्मके देने, एने वाग्यज्ञ तोषावे, तोषोनी मज द्यावे पसायदाने, जो खड़ांची वेंकटी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाड़ो। हम दुष्टों को मारने की बात नहीं करते सर, हम दुष्टों के जो दुर्जनों का जो दुर्जनता है उसको समाप्त करने की बात करते हैं, और वो दुर्जनों में सज्जनता स्थापित हो जाए, ये हम आह्वान करते हैं वो विश्वात्मक भगवान को। ये एक हिंदुत्व, और एक नफरती वाला हिंदुत्व जिसमें हिंदुत्व के नाम से रोजगार चलता है, हिंदुत्व के नाम से राजनीति चलती है, हिंदुत्व के नाम से धंधा किया जाता है, वो एक हिंदुत्व है। जो हिंदुत्व देश में नफरत पैदा करने के बिना कुछ दूसरा काम करता नहीं है, विभाजन के बिना कोई दूसरा काम करता नहीं, धर्मों में झगड़े लगाना, जातियों में झगड़े लगाना, पंथों में झगड़े लगाना, और वो झगड़े का फायदा ये लेना, जैसे वो 2 बिल्लियों के झगड़े में बंदर सारा मुझे मलाई खा जाता है या बटर खा जाता है, वो ये हिंदुत्व वाले लोग हमको हिंदुत्व समझाने का प्रयास करते हैं। और शिंदे जी के द्वारा क्या होना है, आर्य वाला जो सास हमको देती थी, मुंबई का जो इनके रविशंकर जी है और वो गुरुदेव है जो केरला के, जो ये समझाते कि एक पेड़ मतलब एक पेड़ जिंदगी भर एक आदमी को ऑक्सीजन दे सकती है, तो वो ऑक्सीजन तोड़कर, वो पेड़ तोड़कर, क्योंकि गुजरात का रास्ता क्लियर करना है, गुजरात की बुलेट ट्रेन क्लियर करना है, वहां तक हमको शेड ले जाना है, तो गुजरात के लिए मुंबई का सांस तोड़ने वाली, मुंबई की हवा तोड़ने वाली ये जो संस्कृति, पहला डिसीजन वो हुआ कि आड़े का सारा जंगल तोड़ा जाएगा, दूसरा डिसीजन होगा बुलेट ट्रेन का, तीसरा डिसीजन उसके ऊपर नकेल कसा हुआ है, उनके आशीष सेलार ने एक केस डाला हुआ है कि लैंड यूज बदलने का, मतलब उनके ऊपर ईडी का तो हथियार है, कोर्ट का भी हथियार है, और सारी तरफ से उसको कब्जे में लेके गिनी पिग्स की तरफ यूज किया जाएगा। वो इसलिए किया जाएगा कि 2 सेना वालों का झगड़ा, एक भाजपा का सेना और एक शिवसेना का झगड़ा लगा के मुंबई पर कब्जा करके वो सारी मुंबई अडानी और अंबानी के कब्जे में देने का षड्यंत्र है ये। और ये जो शाह जी समझा रहे वो इसी षड्यंत्र का एक हिस्सा है कि हमको चारों मेट्रोपॉलिटन हाथ में लेना है, जिससे पूरी देश के इकोनॉमी हमारे कब्जे में, मतलब अडानी और अंबानी के कब्जे में आ जाएगी। इस देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन होगी कि नहीं पता नहीं है, मगर उनके आरएसएस के जो परिवार है, जिनको फाइनेंस देने वाले लोग हैं, उनकी इकोनॉमी मात्र 5 ट्रिलियन की होने में अभी 2-4-6 महीने का आउटर पे खड़ी है गाड़ी। हाँ, तो ये अब देखिए एक सवाल बार बार आम लोगों के जहन में आता है
आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के मतलब वो भी कोई साहस नहीं कर पा रहे, शायद वो भी कहीं ईडी के नीचे उनकी दुम दबी हुई है। आखिर आम आदमी कैसे क्या कर सकता है? ये एक सवाल बार बार आता है कि आम आदमी जिसे अपने बच्चों को पालने की चिंता है, जो अपनी जान बचा करके जीना चाहता है, अब तो जान बचाना भी एक बड़ा काम हो गया है, उसे खुद यकीन नहीं है कि कहां कब क्या क्या कुछ हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जब पुलिस और अदालतें और ईडी और सबकी तरफ से एक तरह से बहुत ही सख्ती वाला और वो एक सिलसिला चल रहा है, ऐसे में आम आदमी क्या कर सकता है? आम आदमी कहां जाए? कौन नेता, कौन लीडर, कौन उन्हें आगे लेकर के चले? कैसे देश को बचाया जाए बड़ी मुसीबत से? देखो, ये उचित सवाल है आपका, मगर इस सवाल का जवाब इस देश की माटी में है। जब मुगलों का चारों तरफ राज था, पूरे देश में हिंदुस्तान पर राज था, उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे व्यक्ति उठे, जनता से ही उठे हो। जड़ते का राजा इसलिए बोलते हैं कि जनता से उठे हैं। जब अंग्रेजों का शासन था तो हम उठे हैं, मुगलों का शासन था तो हम उठे हैं, और ये देश की जनता उठती है। जब अत्याचार की पराकाष्ठा हो जाती है तो इस देश की जनता उठती है। हमारा भारत देश बांझ नहीं है, कभी बांझ नहीं रहा हमारा भारत देश, इसमें उठा है। मगर वो अगर क्रांति करने के नाम से उठेंगे, शस्त्र लेके उठेंगे, तो ये इनको पार नहीं पा सकते। ये खूनी, हत्यारे और दरिंदे की जो सरकार है, जो आतंकवाद भी यही फैलाते हैं, जो शांति की बात भी यही करते हैं। आपने देखा होगा कि मोदी जी ने कहा कि मुस्लिमों को हम साथ में जोड़ेंगे, ये यहाँ ये बोलते हैं, मुस्लिमों को साथ में जोड़ने की भाषा बोलते हैं। मगर गांधी भी तो यही बोलते थे, तो गांधी की हत्या क्यों कर दी? और जिसने हत्या की उसको ये भगवान क्यों मानते? इनके लोग गांधी को आज भी बंदूक मारने के लोग जो आते हैं, बंदूक मारने के लिए आगे आते हैं और उसका वायरल करते हैं, उनके ऊपर कोई कानूनन कार्रवाई नहीं होती है। तो ये इनकी दोगली नीति जो है, ये हमारे जो देश के फकीराजी है, झोली लेके आए थे, हम सबके हाथ में झोली देके जाएंगे। इससे अगर बचना है तो हमको आगे आना पड़ेगा। इस देश की सारी इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया। अरविंद सुब्रमण्यम नाम के जो आरबीआई इनके ये जो थे उसके फाइनेंशियल एडवाइजर जो थे, वो बोल रहे हैं कि आरबीआई मर रही है। हमारे यहाँ की सारी बैंकें जो है, जिसका मर्जर हुआ, वो घाटे में चली गई, वो मर रही है। 2000 से ज्यादा कंपनियां जो सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र में काम करती थी, वो हमने बेच के नक्की कर दिए। सारा पैसा गया कहाँ? 20 लाख करोड़ का कोरोना का पैकेज गया कहाँ? किसके हाथ में मिला? ये सब के लिए सोचना पड़ेगा, और जो जहां है वहां मजबूती से खड़ा हो जाए। जो आगे निकलेगा वो नेतृत्व करेगा। हर वक्त नेतृत्व ऐसा ही बना है इस देश में, चाहे वो अशोका का हो, चाहे वो गांधी का हो, चाहे और किसी का नेतृत्व। जब भी इस देश में जयप्रकाश नारायण जी का हो, जयप्रकाश नारायण जी की उस वक्त कोई हेल्थ नहीं थी, मगर इकट्ठा हो गया पूरा देश। और किसी भी नफरत के विरोध में, किसी भी आतंक के विरोध में ये देश इकट्ठा होने का इतिहास रहा है, और वो इतिहास अभी भी रहेगा कायम, क्योंकि हमारा वो डीएनए है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। मैं चलते चलते अपने दर्शकों को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, और जिस तरह से मोदी जी के बयान का जिक्र किया काकड़े जी ने कि मुसलमानों के साथ में जोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं इसके प्रोग्राम के आखिर में जो अभी तक कहीं मीडिया में नहीं है। दिल्ली में अभी एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें ज्यादातर मुसलमान थे। ये समझा जाता है कि मुसलमानों के ही जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश थी। जामिया हमदर्द में वो कॉन्फ्रेंस हुई है 2 दिन, और उसमें मुझे इंफॉर्मेशन अंदर से मिली कि पहले उपराष्ट्रपति जी का भी नाम उसमें आने का था। उसके बाद ये जो नकवी साहब हैं उनका भी नाम था, जो केंद्रीय मंत्री हैं। इस तरह के नाम कई थे बीजेपी के नेताओं के, लेकिन आखिर में वो हर एक के पास से जवाब नो कहा गया। ऐसा लगता है, हमारे एक दोस्त हैं पत्रकार, उन्होंने जो बात बताई वो समझ में आने वाली है। वो ये कि बीजेपी में ऊपर से किसी एक जगह से जो कुछ कंट्रोल होता है, वहां से ऐसे इशारे हैं कि मुसलमानों की जो कॉन्फ्रेंस या मीटिंगें या इस तरह की हैं, वहां भी आप नजर ना आए। ना आने का मतलब यह है कि कोई वो जो ध्रुवीकरण वाला काम है वो और मजबूती से किए जाने की बात है। ये जो कहीं भी कॉन्फ्रेंस में गेस्ट आते हैं वो एक सिंबॉलिक होता है, और उस सिंबल को भी वो दिखाना
नहीं चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। ये कुछ चीजें हैं जो अंदर से भी इंफॉर्मेशन मिलती है। हम भाजपा की और आरएसएस की पूरी राजनीति सिंबॉलिक ही है। जी जी जी, तो बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छे से समझते हैं, हमको समझना पड़ेगा। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। आपने कई इश्यूज पर, खासतौर पर आपने बताया मुसंघी मुसलमान जो हैं वो इनको पूरा मौका देते हैं। उसके अलावा आपने महाराष्ट्र में गैर कानूनी तरीके से जो कुछ सरकार बनी उसके बारे में भी, और अदालतों में किस तरह से कागज पे ना दे करके जबानी कुछ बातें कह दी जाती हैं, उस पर भी आपने अपनी राय रखी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।